1857 की क्रांति के सैनिक कारणों को देखते हैं। सैनिक कारण जो है कई कारणों से ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। सैनिकों के असंतोष के एक नहीं अनगिनत कारण थे। भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास में सैनिकों का पहला विद्रोह 1764 में ही घटित हुआ था। यानी प्लासी के ठीक बाद 1764 में जब अंग्रेज बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बक्सर का युद्ध लड़ रहे थे, तब बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सेनापति था, हेक्टर मुनरो की सेना की एक भारतीय टुकड़ी मीर कासिम से जाकर मिल गई थी। इसे जो है हम भारतीय ब्रिटिश शासन इतिहास में पहला सैनिक विद्रोह मानते हैं। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 ईस्वी में माना जाता हुआ है या होता है। वेल्लोर में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सैनिकों को बाली और पगड़ी पहनने एवं तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। इसे हम सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कहते हैं। कब हुआ? 1806 में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सैनिकों को बाली और पगड़ी पहनने पर और तिलक लगाने पर रोक लगाई थी। इस सेना में दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 में हुआ था। वह ये था कि भारत ब्रिटिश सरकार ने बर्मा युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके बर्मा जाने का आदेश दिया। बर्मा पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सैनिकों को भी जाना था समुद्र पार करके। उस जमाने में बहुत से अंधविश्वास थे। एक ऐसा भी अंधविश्वास था कि भारतीय समाज में कि भारतीय सैनिकों ने साफ मना कर दिया कि जो है समुद्र पार करना पाप होता है। यानी उन्होंने कहा कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। कारण यह था कि उस समय भारतीय समाज में यह मान्यता थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। बर्मा जाने के मुद्दे पर 47वीं रेजिमेंट ने मना कर दिया था। इसे विद्रोह मानते हैं। यह सेना में दूसरा सैनिक विद्रोह था बर्मा जाने के मुद्दे पर। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से सेना को जबरन समुद्र पार कराने का कानून बना दिया गया। इसके अलावा भी भारतीय असंतोष सैनिकों में जो असंतोष के बहुत से कारण थे। सैनिकों का जो वेतन होता था वो अंग्रेज सैनिकों की तुलना में बहुत कम होता था। गोरे अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाना, जबकि हर भारतीय सैनिक वास्तव में वर्दीधारी किसान ही था। अगर ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव यानी जमीनें छीन ले जाने से, अत्यधिक लगान वसूलने से या गोरे अधिकारियों से भारतीयों का अपमान करने से किसान उत्पीड़ित होते थे, तो उसका प्रभाव सैनिकों पर भी पड़ता था, जो कि स्वाभाविक बात थी। ब्रिटिश सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी और बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक अवध यानी उत्तर प्रदेश से आते थे। जब लॉर्ड डलहौजी ने अन्यायपूर्ण ढंग से कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी गद्दी छोड़ दी, तो उससे न केवल अवध की जनता बल्कि सैनिकों पर भी उसका प्रभाव पड़ा था। सैनिकों की भी निष्ठा अंग्रेज सरकार में कम और अपने राजा में कहीं अधिक थी। तो इन जो है सैनिकों पर अवध के विलय का भी प्रभाव पड़ा। साथ ही बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक ऊंचे जाति के थे। 19वीं शताब्दी का जो समाज था वह जातीय रूप से विभाजित था। कुछ जातियां निम्न तो कुछ जातियां उच्च थीं। तो ऊंची जाति के लोगों में बड़ा स्वाभिमान था। वह जल्दी विदेशी लोगों की आज्ञा का पालन की आदत उन्हें नहीं थी। तो बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक ऊंची जाति के थे, जो अंग्रेजी अनुशासन और तौर तरीकों का पालन नहीं करते थे या नहीं कर पाते थे। मंगल पांडे जिसने चर्बी कारतूस वाली घटना पर एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी, जिसे बाद में फांसी पर लटका दिया गया, वह वास्तव में बंगाल कमान के बैरकपुर छावनी से ही संबंधित था। साथ ही उस समय जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का क्रमशः जो अनुपात होता था वो 5:1 का था। यानी भारत के 5 सैनिक और ब्रिटिश सैनिक 1। तो सैनिक यह भी देख रहे थे कि हम संख्या में ज्यादा थे यानी अधिक थे, तथा साथ ही ब्रिटिश हुकूमत उन्हें तरह तरह से उत्पीड़ित किया करती थी समय समय पर। उनमें असंतोष जो है बढ़ता गया।
साथ ही वह यह भी देख रहे थे कि ब्रिटिश सैनिकों में भारतीयों की संख्या यूरोपीय सैनिकों से कहीं अधिक है, यानी 5:1। इससे उनका मनोबल और बढ़ता गया। तात्कालिक कारण आइए देखते हैं। ब्रिटिश सेना में जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। 1856 में कैनिंग की सरकार ने एक निर्णय लिया। कैनिंग की सरकार ने ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया, यानी ब्राउन बेस बंदूकें जो हटा दी गई। अब सेना में न्यू इनफील्ड राइफल उपयोग में लाई जाएंगी, ऐसा निर्णय लिया गया। फिर न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी उसको मुहाने से पहले, यानी उसके मुहाने को पहले दांत से खींचना पड़ता था। आज हम जो बंदूक की कारतूस भरते हैं उसमें हम पीछे से भरते हैं, लेकिन उस जमाने में जो बंदूक के कारतूस थे वो पीछे से न भरकर आगे से उन्हें भरा जाता था, यानी नाल में खोलकर बारूद को नाल में डालते थे, फिर दागते थे। बंगाल सेना में 3 छावनियां थीं, बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम। इन तीनों छावनियों में अफवाह फैल गई कि कारतूसों के जिस हिस्से को दांत से खींचा जाता है वह वास्तव में गाय और सूअर की चर्बी का बना है। सैनिकों की यह अफवाह कितनी सच थी या कितनी असत्य, यह शोध का विषय है। हालांकि इसे काफी हद तक सच ही माना गया है। तो सैनिक पहले से ही देख रहे थे कि अंग्रेज तरह तरह के कानून बनाकर हमारे सामाजिक रीत रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सैनिक पहले से ही देख रहे थे कि ईसाई मिशनरी 1813 में भारत में आ चुकी थी और स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सेना छावनी में ईसाई धर्म की खूबियों पर बातें कर रही थी। तो सैनिकों को लगा कि यह जो अंग्रेज हैं पहले तो हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें भारतीयता से विमुख कर रहे हैं, बाद में हमें ये ईसाई बना लेंगे। तो इनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू है। इससे जो उच्च जातियां थीं एकदम से भड़क गईं। सेना में जो उच्च जातियां थीं वो एकदम से भड़क गईं। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल कमान की दमदम छावनी के सैनिकों ने कारतूस को मुंह से लगाने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली से उड़ा दिया। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को होती है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने इसी चर्बी कारतूस वाली मुद्दे पर अपने अंग्रेज अधिकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और मेरठ से निकल पड़े दिल्ली की ओर। 11 मई 1857 को सैनिक दिल्ली पहुंचते ही हैं और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार कैसा? दरअसल अंग्रेज हर जगह थे। दिल्ली में भी एक अंग्रेज रेजिडेंट था, यानी मुगल बादशाह के क्षेत्र में भी एक अंग्रेज रेजिडेंट था जो कि उस पर नजर रखता था। तो अंग्रेजों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया जो सैनिक निकले थे 12 मई को। और अधिकतर अधिकार जो किया था उन्होंने, अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह सभी सैनिकों ने, चाहे वह हिंदू या मुस्लिम, सबने मिलकर बहादुर शाह को विद्रोह का नेता बना दिया। बहादुर शाह द्वितीय जफर बूढ़ा हो चुका था और उसमें बहुत ताकत नहीं थी। साथ ही उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि सैनिक रूप से, कि फिर भी प्रतीक के तौर पर उसने विद्रोह का नेता बनना स्वीकार कर लिया। क्योंकि अगर बादशाह विद्रोह का नेता बन जाता तो इससे जो भी अंग्रेजी सेना शासक से घृणा करने वाले व्यक्ति थे, जैसे किसान, कुछ जमींदार, कुछ मजदूर, कुछ बेगार करने वाले, इसके अलावा जो छोटे छोटे राजा थे जिनकी जागीरें छीन ली गई थी, इन सभी को विद्रोह करने का एक केंद्र यानी एक मंच मिल गया कि विद्रोह करने वाला हमारा नेता बहादुर शाह जफर है, तो इसे सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार सभी हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया। इससे अंग्रेजों से घृणा करने वाले सभी लोगों को एकजुट होने का केंद्र मिल गया। विद्रोह का प्रसार जो है 10 मई 1857 को मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ था, देखते देखते उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही फैल सका। उत्तर भारत में भी विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश,
के ही क्षेत्रों में सीमित रहा, जबकि बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, कश्मीर और समूचा दक्षिण भारत में यह नहीं फैल सका। तो दोस्तों ये रहा जो प्रमुख कारण थे 1857 की क्रांति के, इनका हमने आज वर्णन किया, अध्ययन किया। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।